हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का ये है 18वां भाग। और इससे पहले जो 17 भाग बन चुके हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी सारे समकालीन कलाकारों पर उनका कला परिचय और प्रश्नोत्तर का मैंने एक अलग फोल्डर बनाया है, जिसमें और भी कलाकारों को आप जान पाएंगे अच्छे से। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाए हैं कि कितना डीप पूछ सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं इस पार्ट के क्वेश्चंस और आप लिखिएगा कि आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 426 है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक यानी कि पहले दार्शनिक कहलाते हैं भरत मुनि। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, भरत मुनि कहलाते हैं भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 427 है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? मानवतावाद पर ज़्यादा जोर किस वाद में दिया गया है, ये पूछा गया है। तो मानवतावाद पर ज़्यादा प्रभाव दिया गया था पुनरुत्थानवाद या पुनरुत्थान कला में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, पुनरुत्थान कला में मानवतावाद पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और इस समय के प्रसिद्ध कलाकार जो थे, इसमें जियोत्तो जो थे वो गोथिक कला का अंतिम कलाकार और पुनरुत्थान काल के प्रथम कलाकार कहलाते हैं। याद रखिए, गोथिक कला के लास्ट आर्टिस्ट में आता है जियोत्तो का नाम, और पुनरुत्थान काल के प्रथम कलाकार कहलाते हैं जियोत्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 428, पहाड़ी शैली में किस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया था? तो पहाड़ी कला जो रही जिसमें काफ़ी सारे चित्रण हुए, अच्छे अच्छे राधा कृष्ण, रामायण पर भी थोड़ा चित्रण हुआ, उस समय के जो शासक थे उनका भी चित्रण हुआ, बसोली, चंबा, इस तरह के जो वहाँ के उपशैलियाँ रहीं जो प्रसिद्ध रहीं, गुलेर, इन सब जगह पर चित्रण हुआ। और पहाड़ी जो कला थी उसमें जो रंग हुए यूज़ वो थे गहरे रंग, गहरे रंगों का अधिक इस्तेमाल किया गया। और पहाड़ी शैली का जन्म कहा जाता है 1760 में गुलेर से हुआ। अगर पूछा जाए स्टार्टिंग कहाँ से हुई तो गुलेर से मानी जाती है 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429, आईने अकबरी में कितने भाग हैं? तो आईने अकबरी जो मुगल शासक के समय लिखा गया, मुगल शासन में लिखा गया, जिसमें जो अच्छे मतलब कलाकार रहे उसमें अबुल हसन का नाम सबसे पहले आता है। और आईने अकबरी में जो भाग रहे वो 5 भाग में विभाजित है, ये 5 खंड में। आंसर है ऑप्शन ए। पूछा जाता चित्रण किसने किया, तो अबुल हसन का नाम इसमें प्रमुखता से आता है, उन्होंने अधिक चित्रण किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 430 है, इनमें से कौन एक मूर्तिकार है? तो इन कलाकारों में मूर्तिकार कलाकार हैं ऑप्शन ए, प्रदोष दास गुप्ता जी, जिन्होंने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1912 से 1991 इनका टाइम पीरियड है। और इनके कुछ प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं, मदर एंड चाइल्ड, लवर्स, लवर्स ने 78 में बनाया था, क्वीन, एरिस्टोक्रेट्स, नेस्ट, फर्स्ट बोर्न, ये प्रदोष दास गुप्ता जी के कुछ प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं। और इनके जो गुरु रहे वो डीपी राय चौधरी जी रहे। तो यह आंसर है ऑप्शन ए, प्रदोष दास गुप्ता जी इन चारों ऑप्शन में से एक मूर्तिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 431 है, राग दीपक किस शैली का चित्र है? तो राग दीपक जो है वो है राजस्थान की उपशैली बूंदी शैली का। अगर ऑप्शन में आ जाए अलवर, जयपुर, बूंदी, इस तरह से आ जाए तो याद रखिए बूंदी है इसका आंसर, और ये है राजस्थान की उपशैली। और राग दीपक में जो चित्रण हुआ इसमें पुरुषों का पहनावा सपाट कलरों में दिखाया गया, पतली उस तरह से चित्रकारी की गई। पगड़ी जो उन्होंने बनाई गई वो चक्करदार थी, और 4 नोक का चौगा जामा जैसे बोला जाता वो, और कमर में
सकरा पटका पहने हुए इसमें चित्रण किया गया है राग दीपक के चित्रों में बूंदी शैली का। और राग दीपक के चित्र है वो है भारत भवन वाराणसी में संग्रहित। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, राजस्थान की उपशैली बूंदी शैली का है राग दीपक चित्रण। क्वेश्चन नंबर 432 है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो भारतीय लघु चित्र यानी कि मिनिएचर पेंटिंग, इनका जो स्टार्टिंग टाइम माना जाता है पूर्व मध्यकाल माना जाता है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, पूर्व मध्यकाल और से प्राकृत भी बोलते हैं, प्राकृत मध्यकाल। यहाँ से भारतीय लघु चित्र यानी कि मिनिएचर पेंटिंग का प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 433 433 है, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? भारत में सचित्र पुस्तकें यानी कि जो पुस्तकें लिखी गई, किताबें लिखी गई, उनमें चित्र भी बनाए गए। और ये चित्र बनी हुई किताबें, चित्र के सहित जो किताबें बनी वो बनी थी ताड़पत्र पर। आंसर है ऑप्शन बी, ताड़पत्र पर ये इस तरह की सचित्र पुस्तकें लिखी गई थी जिसे पोथी चित्रण भी कहा गया था। और ये सबसे पहले की जो सचित्र पुस्तकें हैं उनमें शुमार है ताड़पत्र की पुस्तकें या ताड़पत्र पर बने हुए पुस्तकें जिनमें चित्र भी बने थे। और अपभ्रंश शैली के काफ़ी चित्र इसमें मिल जाएंगे और पाल शैली में इसमें भी इस पर चित्रण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 434 है, शिवी जातक के रूप में रूप अंतिम दृश्य में साधु के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रण किया गया है। ये चित्र जो है वो अजंता से रिलेटेड है और इसमें इंद्र और अग्नि को बनाया गया है। याद रखिए अजंता की चित्र है, ये अजंता की चित्रकारी का है। शिवी जातक की कहानी, शिवी जातक की कहानी में इंद्र और अग्नि को बनाया गया है। और अजंता गुफाएं आप सभी जानते होंगे महाराष्ट्र में हैं, औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 435 435 है, निम्नलिखित में से कौन एक अधोऐतिहासिक काल का स्थान है? अधोऐतिहासिक काल का मतलब कि जिसका टाइम पीरियड ठीक ठीक से नहीं बता सकते हम, उस टाइम का कौन सा इसमें एक स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन ए। बाकी सिंहनपुर, भीमबेटका, पचमढ़ी ये सारे हैं प्रागैतिहासिक काल के स्थान। और लोथल जो है वो अधोऐतिहासिक काल का स्थान है, लोथल, जिसकी खोज हुई है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 436 है, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया है? बुल फाइट सीरीज काफ़ी प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि बुल फाइट सीरीज को किसने बनाया था। तो ये बनाने वाले कलाकार थे पाब्लो पिकासो और ये 1960 के आसपास इन्होंने बनाई थी। और इसका जो उनका माध्यम रहा था वो था ऑफसेट लिथोग्राफी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑफसेट लिथोग्राफी में बुल फाइट सीरीज बनाई है पिकासो ने। और पिकासो का टाइम पीरियड था 1881 से 1973। स्पेन के आर्टिस्ट थे ये। क्वेश्चन नंबर 437 है, अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंबन किसने प्रदान किया? तो अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंबन यानी कि उससे कौन प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ा? तो वो बढ़ा था अभिव्यंजनावाद बढ़ा था स्वच्छंदतावाद के सिद्धांत से आगे। स्वच्छंदतावाद से उसको अवलंबन मिला था। स्वच्छंदतावाद जिसे रोमांसवाद भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख जो कलाकार थे वो थे जेरी कॉल्ट। और स्वच्छंदतावाद को शुरू करने का श्रेय भी जेरी कॉल्ट को जाता है। अभिव्यंजनावाद जो आंदोलन था वो जर्मनी का था। और जेरी कॉल्ट जिनका टाइम पीरियड था 1791 से 1824। और देलाक्रा भी रोमांसवाद यानी कि स्वच्छंदतावाद के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 438 है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है ये और इसको बनाने वाले कलाकार हैं ऑप्शन डी, प्राणनाथ मांगो। प्राणनाथ मांगो जी एक लेखक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध जो पुस्तक है समकालीन भारतीय कला, कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया, ये लिखी थी इन्होंने। काफ़ी प्रसिद्ध किताब है, ये भी है मेरे पास। तो और उन्होंने चित्र भी बनाए हैं और ये चित्र जो बनाया है जलियांवाला बाग प्राणनाथ मांगो जी का बनाया हुआ काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। इनका जन्म हुआ था 1923 में।
क्वेश्चन नंबर 439 है, असफॉल्ट नामक सामग्री को क्या कहा जाता है? असफाल्ट जो सामग्री होती है उसका एक अन्य नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसको बिटुमेन या बिटुमेन भी कहीं पर लिखा होता है, बिटुमेन कहते हैं सामग्री को। और जिसे हम साधारण रूप में जानते हैं, डंपर जो होता है, जो सड़क बनती है, सड़क निर्माण में जो यूज़ होता है वो बिटुमेन होता है। इसे असफॉल्ट भी बोला जाता है। जो काला चारकोल जैसा होता है, कलर इसका डार्क ब्लैक, जिससे कंक्रीट वाली सड़कें बनाई जाती हैं, उसमें यूज़ होता है असफॉल्ट यानी कि बिटुमेन। क्वेश्चन नंबर 440 है, ज्यामितीय रूपों में कार्य करने वाले कलाकार कौन हैं? ज्यामितीय रूप यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में कौन से कलाकार काम करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, जी आर संतोष जी ने भी किया है ज्यामितीय रूप में कार्य, ओम प्रकाश जी ने भी किया है, बी खन्ना जी ने भी किया है। तो आंसर है ऑप्शन डी। इन सभी कलाकारों ने ज्यामितीय रूप में कार्य किया है। और जी आर संतोष जी पर तो मैं पूरा प्रश्नोत्तर का कला परिचय का वीडियो बना चुकी हूँ, आप जरूर देखिएगा। ओम प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1932 में, 1932। कभी बार पूछा जाता है कि आप क्रम से लगाइए, उनके हिसाब से वर्ष था इनका 1929 में, और बी खन्ना का 1940 में। और कभी वरिष्ठता पे आ जाए तो जी आर संतोष सबसे वरिष्ठ हैं इसमें, फिर उसके बाद ओम प्रकाश जी, और उसके बाद बी खन्ना जी। इन सभी ने ज्योमेट्रिक शेप में अपने ड्राइंग्स चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 441 है, 441, घिबर्टी के गेट ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट ऑफ हेल का कलाकार कौन है? तो घिबर्टी का गेट ऑफ पैराडाइज काफ़ी प्रसिद्ध रहा। उसके जवाब में गेट ऑफ हेल बनाने वाले कलाकार थे रोंदा। आंसर है ऑप्शन बी, रॉदिन भी बोलते थे, रोंदा भी बोलते, रॉदिन। इन्होंने बनाए थे। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1840 से 1917, और ये फ्रेंच यानी कि फ्रांस के मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 442, चित्रकारी में तेल रंग का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो चित्रकारी में तेल रंग का जो इन्वेंशन हुआ, प्रयोग किया गया, वो किया गया हॉलैंड में। आंसर है ऑप्शन डी, हॉलैंड, या जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है। और जो तेल रंग थे वो खोजने का श्रेय या फादर ऑफ ऑयल कलर कहा जाता है जॉन वॉन आइक को। ये 15वीं शताब्दी में इन्होंने तेल रंगों की खोज की थी, और ये बेल्जियम के थे जॉन वॉन आइक। और तेल चित्रकारी में सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी हॉलैंड या नीदरलैंड में। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 443 है, महाबलीपुरम में गंगावतरण का उत्कीर्णन किस पर किया गया है? मतलब किस पत्थर पर जो गंगावतरण का जो डिसेंट ऑफ गंगेज बनाया गया है वो किस माध्यम पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ग्रेनाइट पे बना है। और इसका जो माप भी कई बार पूछ सकते हैं, पूछी भी गई होगी, 96 × 43 फीट इसका साइज़ है। गंगा अवतरण का जो ग्रेनाइट पर बना है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था 1984 में। याद रखिए ग्रेनाइट पत्थर पे है, तमिलनाडु में है महाबलीपुरम के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 443 है, डिजिटल प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो डिजिटल प्रिंटिंग का प्रयोग जो, अगर इसमें से ऑप्शन पूछी जाए तो यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा सभी। अच्छी किस्म की प्रिंट भी होती है, उससे प्रिंट में लागत कम आती है, प्रभावशीलता रहती है, समय की बचत होती है, ये सभी काम होते हैं। और डिजिटल प्रिंटिंग का जो इसको खोजने का श्रेय जो जाता है वो जाता है जॉन गुटेनबर्ग को। और डिजिटल प्रिंटिंग ये जॉन गुटेनबर्ग ने जो स्टार्ट किया था वो 1440 में स्टार्ट किया था, इन्वेंशन उन्होंने किया था इसका। अ, और ये क्रांति के रूप में जो, ये इनका ऑफसेट प्रिंटिंग थी पहले, फिर यही आगे बढ़ के डिजिटल प्रिंटिंग हो गया। तो ये हुआ था 1990 के दशक में, 1991 में शुरू हुआ था ये व्यापक स्तर पर। आपको यहाँ मैं ये बता दूँ कि जैसे कभी पूछ लिया जाता है क्रम कि कब कौन सी स्टार्ट हुई, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वो 200 ईस्वी में शुरू हुई। याद रखिए वुड ब्लॉक यानी कि काष्ठ पर जो ठप्पे बना के प्रिंट की जाती, 200 ईस्वी। और सॉलिड इंक प्रिंटिंग जो स्टार्ट हुई 1972 में हुई। थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटिंग जो की गई वो 1981 में शुरू हुई।
3D प्रिंटिंग का पूछा जाता है, 3D प्रिंटिंग कब शुरू हुई? तो ये 1986 86 में 1986 में शुरू हुई 3D प्रिंटिंग। और डिजिटल प्रिंटिंग की क्रांति आई 1991 में। तो यहाँ पर याद रखिए ये सभी काम डिजिटल प्रिंटिंग के हैं। और अगर इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन देखा जाए तो नंबर ए होगा, प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 444 है, लूसा डेला रोबिया प्रसिद्ध रहे। तो लूसा डेला रोबिया ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। आंसर है ऑप्शन बी। मूर्तिकला के क्षेत्र में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध रहा। और इनका जन्म है 1999 कहीं, सॉरी 1399 कहीं पर मेंशन होता है, कहीं पे 1400 होता है। मूर्तिकार थे 1399 या 1400 भी आता है कहीं पर भी। और इनसे 1400 सॉरी 1482 1482। और इटली के ये कलाकार थे, फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। लूसा डेला रोबिया मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। अब ये चित्र देखना है, इसके कलाकार को बताना है आपको। एक पोर्ट्रेट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 445 इस चित्र पर है कि इसके कलाकार कौन हैं। तो ये पोर्ट्रेट है, सेल्फ पोर्ट्रेट अमृता शेरगिल का, इन्होंने खुद बनाया है। आंसर है ऑप्शन सी। इसका माध्यम क्या है? तो आप जानते होंगे अमृता शेरगिल तेल माध्यम में काम करती थी। तेल माध्यम का उनका बनाया हुआ ये पोर्ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 447 है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया था? तो ये सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था अमृता शेरगिल ने 1934 में। यहाँ आंसर है ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल जो भारतीय मूल की थी, लेकिन उनका जन्म हुआ था हंगरी में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, और 1913 में। और लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 448 है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की प्रथम शाखा कहाँ खुली? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का हेड ऑफिस तो है नई दिल्ली में, लेकिन इसकी पहली ब्रांच यानी कि शाखा खुली थी मुंबई में। और ये पब्लिक के लिए स्टार्ट हुई थी 1996 में। 1996 में ये शुरू हुई थी पब्लिक के लिए। और इसकी समय जो डायरेक्टर हैं वो है अनीता रूपावत्रम। ये डायरेक्टर हैं एनजीए में मुंबई शाखा की, और पहली शाखा मुंबई में खुली थी, उसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 449 है, बर्निनी का संबंध था। तो बर्निनी जो कलाकार थे वो कलाकार थे बरोक काल के। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, बर्निनी का संबंध था बरोक काल से। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समीक्षावादी कलाकार थे। तो इनमें समीक्षावादी में ऑप्शन गड़बड़ हो गई है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ती हूँ। चलिए, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। अब ई में बताइएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा ये, कि समीक्षावादी कलाकार कौन थे। इनका फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताऊंगी कि इनका कब जन्म और टाइम पीरियड था। इतना हिंट देती हूँ, एक अच्छे लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे वो। ये चारों ऑप्शन नहीं है, याद रखिए, ये नहीं आएंगे। ई ऑप्शन होगा जो इसका आंसर होगा। तो वो आपको बताना है कमेंट करके कि समीक्षावादी कलाकार कौन थे। और आपको ये प्रश्न पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गुड लक, जय हिंद।